दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों 11वीं क्लास यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो अपनी यूनिट चल रही है KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें अपन ने गैस से संबंधित, आदर्श गैस से संबंधित 5 प्रकार के नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का नियम, अवोगाद्रो नियम और डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़े थे। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन ने ये पढ़ लिए। आज अपन आगे से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हुए अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, उन्हीं पे जो 5 प्रकार के जो अपने नियम हैं और आदर्श गैस समीकरण है उन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और इन न्यूमेरिकलों को अपन करेंगे तो अपनी कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। पहला है, स्थिर आयतन पर किसी गैस के ताप को 5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने पर उसका दाब प्रारंभिक दाब का 0.5% बढ़ जाता है। 0.5% बढ़ जाता है। तो गैस का प्रारंभिक ताप क्या है? तो गैस का प्रारंभिक ताप क्या है? जब भी अपन क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से अपन तैयारी करेंगे। स्थिर आयतन पर बात किसकी बोली है? V इक्वल्स टू क्या है? नियत है। देख लीजिए, स्थिर आयतन पर किसी गैस के ताप को 5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने पर उसका दाब है वो प्रारंभिक दाब का 0.5% बढ़ जाता है। तो गैस का प्रारंभिक ताप क्या है? तो V बराबर आयतन है, और अपन जानते हैं आदर्श गैस समीकरण से PV इक्वल्स टू क्या है? म्यू RT है। ठीक है, सब कुछ नियतांक है, V बराबर नियत है, तो यहां से P समानुपाती क्या हो जाएगा दोस्तों? T हो जाएगा। कि P है वो T के समानुपाती है या T समानुपाती क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। V नियत है तो अपन क्या कह सकते हैं कि T समानुपाती क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। और यहां से कि भाई किसी गैस के ताप को 5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने पर 0.5% बढ़ जाता है। यानी यहां से अपन इसको करें कि डेल्टा T अपॉन T, ठीक है, समानुपाती क्या हो जाएगा? डेल्टा P अपॉन P। ठीक है, ऐसे ही दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा T अपॉन T इंटू 100, और ये समानुपाती क्या हो जाएगा? बराबर का निशान लगा दें, दोनों तरफ काट दें, समानुपाती का 1 मान लें, तो डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन P, और इंटू कितना? वही 100%, 100%। और ये अपन को कितना दे रखा है? 0.5%। ये अपन को कितना दे रखा है? 0.5। कितना दे रखा है? 0.5। तो इंप्लाइज दैट डेल्टा T अपॉन T इंटू 100 बराबर 0.5%। हट गया 0.5। और अब अपन को निकालना क्या है? T निकालना है। तो डेल्टा T से अपन परिवर्तित कर रहे हैं 0.5 से, तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? इंप्लाइज दैट डेल्टा T इंटू 100 बराबर 0.5 इंटू T, और डेल्टा T की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 5 डेल्टा T 5 हो गया, गुणा 100 हो गया, बराबर क्या हो गया? 0.5 इंटू T। इंप्लाइज दैट T इक्वल्स टू कितना हो गया? 500/0.5। 0.5 इसमें एक 10 आ जाएगा, और 5 को करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000 केल्विन। क्या आ जाएगा? 1000 केल्विन ये अपने पास में आ जाएगा। 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में है तो डिग्री सेंटीग्रेड में ही आना चाहिए। T बराबर किस में आना चाहिए? डिग्री सेंटीग्रेड में ही आना चाहिए। ये अपन को डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखोगे, क्योंकि 0.5
5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमने पूरा 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। और यदि केल्विन में होता, केल्विन में कैलकुलेट करते, तो इसमें क्या अपन केल्विन को ऐड कर लेते। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सार्वत्रिक गैस नियतांक के मान की, सार्वत्रिक गैस नियतांक के मान की एसटीपी पर गणना कीजिए, गणना कीजिए। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं, केवल टेम्परेचर में अंतर आएगा 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड का, वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, एसटीपी का मतलब क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब है। तो अपन जानते हैं आदर्श गैस समीकरण से, म्यू मोल के लिए आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण क्या हो गया कि 1 मोल गैस के लिए अपन बात करें तो पीवी इक्वल्स टू क्या हो गया आरटी, और म्यू बराबर अपन क्या कर लें 1 मोल, क्योंकि फिलहाल अपन को 1 मोल से अपन को मतलब ही नहीं है, अपन को आर कैलकुलेट करना है। इंप्लाइज दैट आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पीवी इंटू टी, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पीवी इंटू टी, और इसे अपन क्या कहते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। यानी मानक ताप और दाब पर किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मानक ताप और दाब, इसको अपन क्या कहेंगे मानक ताप और दाब। एसटीपी का मतलब है मानक ताप एवं दाब, मानक ताप एवं दाब पर। ठीक है, तो अब अपन जानते हैं ये समीकरण नंबर क्या हो गया 1। अपन जानते हैं क्या, चूंकि एसटीपी पर, एसटीपी का मतलब क्या है मानक ताप एवं दाब पर, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में अपन ने एक टेबल बनाई है, मानक ताप एवं दाब पर किसी भी गैस के 1 मोल, किसी भी गैस के 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन, भाई आयतन तो चाहिएगा अपन को, तो घेरा गया आयतन V बराबर कितना है 22.4 लीटर है, क्या है 22.4 लीटर, और इसको मीटर क्यूब में बनाएंगे तो कितना हो गया 22.4 गुणा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये अपन को याद होना चाहिए। P अपन को कैलकुलेट करना है, तो P अपन क्या करते हैं, पारे 76 सेंटीमीटर तक पारे के स्तंभ में भरी ऊंचाई के बराबर जो दाब होगा उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो इसको P को कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, पारे के स्तंभ को, पारे के स्तंभ को, पारे के स्तंभ को, पारे के स्तंभ को 760 mm ऊंचाई तक का अपन क्या करेंगे दाब, और वो क्या है बराबर H रो जी, H का मतलब है 760 mm, पारे के स्तंभ को 700 मिलीमीटर ऊंचाई तक भरने पर दाब, उसको अपन कंसीडर कर रहे हैं, और वो क्या होता है H रो जी। ठीक है, H कितनी है, इतनी है 760, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 760 गुणा 10 की पावर -3 वापस हो गया। फिर पारे का घनत्व है, तो पारे का घनत्व है 13.6 गुणा 10 की पावर 3, पारा Hg है। पारा ही एक ऐसा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, धातु होते लिक्विड फॉर्म में होता है। 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और गुणा 980 9.80 या 9.8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारा एमकेएस में है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। और T इक्वल्स टू, क्योंकि मानक ताप एवं दाब है, तो T इक्वल्स टू 273.16 क्या हो जाएगा केल्विन हो जाएगा, 273.16 केल्विन अपने पास में हो जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यू अपन को कहाँ पुट करनी है, R बराबर PV/T वाली इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, तो यहां से वैल्यू पुट कर दो, तो देखिए R बराबर P ये रहा, ठीक है 760 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 13.6 गुणा 10 की पावर 3
गुणा 9.8, ठीक है, ये तो हो गया, और गुणा 22 पॉइंट पी ये हो गया 22.4 22.4 गुणा 10 की पावर -3 और बट्टे क्या आ जाएगा टी। टी कितना है 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन ये आ जाएगा। सारी की सारी यूनिट है वो एमकेएस यूनिट में है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे, किसी भी प्रकार की गलती अपने पास से नहीं होनी चाहिए। जैसे इसको अपन कैलकुलेट करें तो देखो 10 की पावर -3 से 10 की पावर +3 गायब हो जाएंगी, ठीक है। इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 760 इंटू 13.6 ठीक इंटू 9.8, ठीक है, इंटू 22.4 इंटू 10 की पावर -3 बटे 273.16 केल्विन। और जैसे अपन इसको सोल्व करते हैं तो R = 8.314। मैंने जब भी R की वैल्यू लिखवाई थी, ये सार्वत्रिक गैस नियतांक है, और जब मैंने आपको कहा था कि इसका मात्रक है वो इंपॉर्टेंट है, जूल मोल इनवर्स और क्या आ जाएगा केल्विन इनवर्स, ये अपन को याद करना है, रखना है। गैस जब भी अपन सॉल्यूशन करेंगे, बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि सर ये R आप ऐसे ही कैसे लिख देते हो, तो अभी यहां से ये क्लियर हो गया कि जो गैस सार्वत्रिक जो गैस नियतांक है उसकी वैल्यू कितनी होती है, R = 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। यहां से इसकी विमा, इससे देखो ये इसका क्या है मात्रक है, यहां से इसकी विमा आप निकाल सकते हो, बहुत आसान रह जाती है। जबकि एग्जाम में अपन को R की विमा पूछ ले, क्योंकि अपन इस प्रैक्टिस में ही नहीं रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, विमा को मात्रक को ध्यान में रखना है, मात्रक से इसकी विमा अपने पास में आ जाएगी। दूसरी बात, इसके मात्रक को अपन ध्यान से देखें तो इसमें जूल है, और जूल किसकी इकाई होती है, एनर्जी की होती है, तो कहीं न कहीं ये जो सार्वत्रिक नियतांक है इसमें एनर्जी भी इन्वॉल्व है, इस बात का भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे से अपन को ये करना है, कैलकुलेशन याद होनी चाहिए अपन को कि भाई ये 22.4 लीटर होता है, ये भी पूछ लेता कई बार, यही बच्चे याद नहीं रहते हैं, यही 12 स्तंभ में, ये अपने सिलेबस में भी है, टॉपिक में भी है, अपन पढ़ चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो केवल इन नियमों पे बेस्ड हैं, 5 प्रकार के जो नियम अपन ने पढ़े हैं उन्हीं पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा क्या है, एक 0.02 मीटर क्यूब आयतन की इकाई क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। तो मान लो आयतन नहीं भी दिया हुआ हो तो अपन को मीटर क्यूब से अपन को ये समझ जाना है कि ये किसकी इकाई है। 0.02 मीटर क्यूब आयतन के बंद पात्र में ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड व दाब 1 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर है। नियोन व आर्गन गैस का मिश्रण है। बंद पात्र में नियोन व ऑर्गन गैस का मिश्रण है। गैस के मिश्रण का द्रव्यमान गैस के मिश्रण का द्रव्यमान 28 ग्राम है। गैस के मिश्रण का द्रव्यमान कितना है दोस्तों, 28 ग्राम है। यदि नियोन व आर्गन का ग्राम अणुभार क्रमशः है 20 व 40 है। 20 व 40 है तो उन्हें आदर्श गैस
मानते हुए, तो उन्हें आदर्श गैस मानते हुए पात्र में प्रत्येक गैस का, पात्र में प्रत्येक गैस का द्रव्यमान ज्ञात करो। प्रत्येक गैस का द्रव्यमान ज्ञात करो। और आपको क्या दे रखा है, R इक्वल्स टू आपको दे रखा है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यूनिट हमेशा याद रखो, चाहे वैल्यू याद रहे ना रहे, यूनिट हमेशा याद रखोगे। और यूनिट यदि आपको याद रह जाएगी तो वैल्यू ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक 0.02 मीटर क्यूब आयतन के बंद पात्र में ताप दे रखा है अपन को और दाब दे रखा है। ठीक है भाई, नियोन व आर्गन गैस का मिश्रण है, दो गैसें हैं उनका मिश्रण है। ठीक है, गैस के मिश्रण का द्रव्यमान 28 ग्राम है। यदि नियोन व आर्गन का ग्राम अणुभार क्रमशः 20 व 40 है तो उन्हें आदर्श गैस मानते हुए पात्र में प्रत्येक गैस का द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं, एक गैस का मान लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, माना नियोन का द्रव्यमान, माना नियोन गैस का द्रव्यमान, एक का मान लिया, का द्रव्यमान कितना है m। इन दोनों का द्रव्यमान कितना है दोस्तों, 28 ग्राम है। एक का अपन ने मान लिया m, तो दूसरी का क्या हो गया 28 माइनस है, तो आर्गन का कितना होगा, अतः है ऑर्गन, अतः ऑर्गन गैस का द्रव्यमान बराबर कितना हो गया 28 माइनस है, कितना हो गया 28 माइनस m हो गया। ठीक है, अब मिश्रण जो बन गया तो मिश्रण में मोल अपन को देखने पड़ेंगे। मोल क्या होता है, ग्राम में भार बटे अणुभार। मोल कल भी अपन ने पढ़ा था m बटे mw, यानी किसी भी वस्तु का ग्राम में भार बटे अणुभार। ठीक है, तो अब देखिए मिश्रण में कुल मोलों की संख्या, मिश्रण में कुल मोलों की संख्या। अब अपन को मोल कैलकुलेट करने हैं, तो म्यू बराबर, देखो एक का माना है नियोन का m है, तो m बटे 20, क्योंकि नियोन का भार कितना है, ग्राम में भार, अणु भार कितना 40, m अपन ने माना है, m ग्राम मान सकते हैं अपन, m ग्राम, ये ग्राम, इसका m ग्राम है तो इसका बच्ची का 28 माइनस, तो इसके नियोन के मोल तो कितने हो गए m बटा 20 प्लस, अब क्या बच गया आर्गन, तो आर्गन का ग्राम में भार 28 माइनस m है और नीचे कितना आ गया 40। यहाँ से अपन एलसीएम लें तो ये लें 40 और ये क्या हो गया 2m प्लस 28 माइनस m बराबर कितना हो गया m बटे 28 प्लस m बटे कितना हो गया 40 हो गया, 28 प्लस m बटे 40 हो गया। ये क्या है, मिश्रण में कुल मोलों की संख्या हो गया 28 प्लस m बटे 40 हो गया। ये क्या है, मिश्रण में कुल मोल। ठीक है, अब अपन जानते हैं आदर्श गैस समीकरण से निकाल लेंगे। जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे चीजें उतनी ही जल्दी याद होंगी, उतनी ही ज्यादा अच्छा अपन को समझ में आएगा, लेकिन कैलकुलेशन तो करनी है। आदर्श गैस समीकरण से आता है, आदर्श गैस समीकरण से निकालना क्या है, गैस का द्रव्यमान ज्ञात करो, m निकालना है, तो म्यू बराबर pv इक्वल्स टू क्या होता है म्यू आर टी, तो इंप्लाइज दैट म्यू इक्वल्स टू कितना हो गया pv अपॉन आर टी। ठीक है, p की इनकी सबकी वैल्यू दे रखी है आपको, तो देखो कर दो काउंट और जो आ जाए उसको म्यू के इक्विवेलेंट करना है अपन को, कितना करना है म्यू के इक्विवेलेंट करना है, तो म्यू बराबर pv, म्यू देखिए यहाँ से म्यू बराबर वो उसके बराबर कर देंगे, तो म्यू वायुमंडलीय दाब 1 गुणा 10 की पावर 3 सॉरी 10 की पावर 5, वायुमंडलीय दाब 1.013 गुणा 10 की पावर 5, आयतन कितना भाई गुणा मीटर क्यूब 0.02, ठीक है, R 8.314 और T कितना दे रखा है दोस्तों 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो इसमें 273 जोड़ोगे तो केल्विन में हो जाएगा, तो कितना हो गया 300, कितना हो गया 300 केल्विन। जैसे इसको सोल्व करेंगे अपन तो ये कितना आ जाएगा 0.8, कितना आएगा 0.8, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, मैंने तो की है कैलकुलेशन, तो म्यू बराबर कितना आ गया 0.8 आ गया। अब ये समीकरण
इसको दे दो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ये भी म्यू को बता रहा है और वो भी म्यू को बता रहा है, दोनों को बराबर कर दो। तो इंप्लाइज दैट 28 प्लस m बटे 40 बराबर कितना हो गया 0.8। ठीक है, इंप्लाइज दैट वजन गुणा करेंगे तो 28 प्लस m बराबर 0.8 इंटू 40, पॉइंट हट गया, 0 कट गया, तो ये क्या हो गया 28 प्लस m बराबर 32, m बराबर क्या हो गया 32 माइनस 28 और कितना हो गया 4। कितना आ गया 4। तो कौन सी गैस, नियोन, नियोन गैस कितनी आ गई अपने पास में 4 ग्राम आ गई। तो आर्गन कितनी होगी, देन ऑर्गन गैस बराबर कितनी होगी 28 माइनस 4, 28 माइनस 4 ग्राम, और 28 में से 4 गए तो 24 ग्राम हो गई। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी कैलकुलेशन, वैसे ये कैलकुलेशन आपको करनी है, बहुत आसान है। इसमें 2 जीरो से देखो तो ये कट जाएगा तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, फिर ये नीचे 100 आ जाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ये 2 जीरो इससे कट जाएंगी तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो ऊपर आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 4। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे जो 4 3 12, ठीक है, 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9 और 8 3 24। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 बिंदी, तो 0 0 20,000 बटे 24,942। जैसे इसको करोगे तो 0.8 ये आ जाएगा। कैलकुलेशन अपन को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। ठीक है, हाँ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप अच्छे से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। बाकी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करने की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलेशन मैं पहले भी कह चुका हूं कि कैलकुलेशन ऐसे जैसे मैंने किया है ऐसे करके नहीं छोड़नी है, क्योंकि परीक्षा में जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपसे भाग ही नहीं देना है, क्योंकि परीक्षा में अंडर प्रेशर आदमी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सूर्य के ताप की गणना करो। सूर्य के ताप की गणना करो। सूर्य के ताप की गणना करो यदि घनत्व है, 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दाब 1.4 गुणा 10 की पावर 9, 1.4 गुणा 10 की पावर 9 वायुमंडलीय, और सूर्य में गैस का औसत अणुभार, और सूर्य में गैस का औसत अणुभार 2 ग्राम पर मोल है। दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, R बराबर 8.3 8.4 जूल पर मोल पर केल्विन। मान लो एग्जाम में आपको कुछ भी दिया हुआ हो, वो यूज में अपन को लेना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर आ जाएंगे। सूर्य के ताप की अपन को गणना करनी है। ठीक है, तो आदर्श गैस समीकरण से वही सॉल्यूशन, आदर्श गैस समीकरण से PV इक्वल्स टू म्यू आर टी। ठीक है, तो यहां से T इक्वल्स टू PV अपॉन म्यू आर। ठीक है, और म्यू अपन जानते हैं, म्यू बराबर क्या है, गैस का भार बटे गैस का अणुभार। ठीक है, और रो बराबर m अपॉन v, वही डेंसिटी भी तो दे रखी है। तो रो बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से द्रव्यमान क्या हो गया,
यहां से द्रव्यमान अपन निकालना चाहें तो m बराबर क्या हो गया रो वी, तो म्यू बराबर अपन कर सकते हैं दोस्तों, यहां से देखो m बराबर रो वी, तो म्यू बराबर क्या हो गया रो वी बटे एम डब्ल्यू, ये आ गया। ठीक है, तो यहां से t अपन देखें तो इस सूत्र से देखो t बराबर क्या हो गया p v आयतन है, म्यू की वैल्यू क्या रखें अपन रो वी, ठीक है, बटे एम डब्ल्यू और इनटू क्या हो गया r। अब जो चीज इससे यहां से कट रही है वो काट दिया, v से v कट गया और एम डब्ल्यू ऊपर चला गया, इंप्लाइज दैट तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, t इक्वल्स टू v से v कैंसिल आउट हो गया, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया p एम डब्ल्यू और बटे रो और इनटू क्या हो गया r हो गया। ठीक है, तो ये अपने वैसे भी एग्जाम में आ सकता है कि तापमान क्या होगा, ये फॉर्मूला आ सकता है पी एम डब्ल्यू अपॉन रो आर। अब अपने को सारी वैल्यू पुट कर देनी है, तो टी देखो टी इक्वल्स टू कितना है भाई पी घनत्व है, ये तो है दाब वायुमंडलीय दाब 1.4 गुणा 10 की पावर 9 रख दिया, 1.4 गुणा 10 की पावर 9, ये तो हो गया पी। एम डब्ल्यू क्या है, सूर्य के ताप के गणना, यदि घनत्व आपको दे रखा है और गैस का औसत अणुभार कितना है 2 ग्राम पर मोल, कितना दे रखा है 2 ग्राम पर मोल। P बराबर 1.4 गुणा 10 की पावर 9 वायुमंडलीय और दे रखा है तो वायुमंडल का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.01 गुणा 10 की पावर 5। ठीक है, ये वायुमंडल का हो गया और गुणा MW 2 ग्राम पर मोल है तो ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या हो गया गुणा 2 गुणा 10 की पावर -3, क्योंकि एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट होनी चाहिए कैलकुलेशन के लिए, फिजिक्स में अपन जानते हैं ये बात। तो ये क्या होना चाहिए 1.4 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 1.01 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 2 गुणा 10 की पावर कितना हो गया -3 बट्टे नीचे क्या है रो आर, रो कितना है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1.4 और इंटू 1000, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे सेंटीमीटर को बदलोगे तो 3 ही बिंदी आएंगी, बाकी 3 इससे कट जाएंगी, तो ये 1.4 इंटू 1000 आ गया और कितना आ जाएगा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 8.4। इसको पूरे को कैलकुलेशन आपको करना है तो t इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 2.4 गुणा 10 की पावर 7 केल्विन। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये है किसका, ये केटीजी का क्वेश्चन है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि 12वीं क्लास में जब अपन पढ़ेंगे तो अपन ये पढ़ते हैं कि सूर्य का तापमान लगभग कितना, तो 10 की पावर 7 केल्विन। ये जी का क्या क्वेश्चन भी है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो सकता है दोस्तों, कि सूर्य का तापमान, सूर्य जो अपन को तापमान दे रहा है वो उसका कितने का ऑर्डर है, तो 10 की पावर 7 केल्विन का है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सूर्य में जो एनर्जी आ रही है, जो तापमान हो रहा है, वो किसके कारण है, वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक पहाड़ की चोटी पर, एक पहाड़ की चोटी पर, एक पहाड़ की चोटी पर थर्मामीटर, एक पहाड़ की चोटी पर थर्मामीटर 7 डिग्री सेंटीग्रेड और बैरोमीटर 70 सेंटीमीटर पारा, 70 सेंटीमीटर पारा स्तंभ चढ़ता है, 70 सेंटीमीटर पारा स्तंभ चढ़ता है। पहाड़ के तल पर, पहाड़ के तल पर इनका पाठ्यांक क्रमशः है, इनका पाठ्यांक क्रमशः है, दोनों का ही है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 76 सेंटीमीटर पारा स्तंभ है, पारा स्तंभ है। चोटी व तल पर, चोटी व तल पर वायु के घनत्व की, चोटी व तल पर वायु के घनत्व की तुलना करो।
डेंसिटी की क्या करनी है, अपन को तुलना करनी है। अपने पास में फिलहाल अपन ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, आदर्श गैस इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, और म्यू बराबर अपन ने क्या लिखा है, भार बटे ग्राम में भार, एम अपॉन एम डब्ल्यू। ठीक है, और यहां से अपन बात करें तो क्या हो सकता है, ये एम अपॉन एम डब्ल्यू, और एम अपॉन वी, रो बराबर क्या है, एम अपॉन वी। ठीक है, तो यहां से अपन बात करें तो क्या हो सकता है भाई, इंप्लाइज दैट म्यू बराबर एम अपॉन एम डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां से देखिए पी वी बराबर म्यू एम अपॉन एम डब्ल्यू और इंटू आर टी। ठीक है, और एम की वैल्यू अपन क्या लिख लें, रो इंटू वी। यहां से देखिए एम बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, पी वी इक्वल्स टू रो इंटू वी आर टी बटे एम डब्ल्यू। ठीक है, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो सकता है, अपन पी बटा, अपन क्या कर सकते हैं इसको, पी अपॉन रो टी, इंप्लाइज दैट पी अपॉन रो टी। देखो ये पी है, इसके नीचे 1 है, तो रो टी को यहां ले आएंगे और ऊपर क्या बच जाएगा, आर अपॉन एम डब्ल्यू बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर अपॉन एम डब्ल्यू, क्या बच जाएगा, आर अपॉन एम डब्ल्यू, ये बच जाएगा। ठीक है, अब देखो चोटी और नीचे, क्योंकि आर तो सार्वत्रिक है और गैस पहाड़ की चोटी पर थर्मामीटर है, तो एम डब्ल्यू भी क्या है, वही बताएगा, एम डब्ल्यू भी क्या है, समान है। तो अपन ये कह सकते हैं चोटी और तल पर, चोटी तथा तल पर क्या है भाई, एम डब्ल्यू व आर समान है, नियत है, समान है, नियत है, फिक्स है। तो क्या हो जाएगा, एक का तो टॉप और एक का बॉटम, चोटी का तो अपन बॉटम कर देंगे और इसका टॉप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट पी अपॉन रो टी कहां पर बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक। अपन लिख सकते हैं कि नियत है तो फिक्स है, तो यहां से देखिए पी अपॉन रो टी कहां पर, टॉप यानी चोटी पर, और पी अपॉन रो टी कहां पर, एट बॉटम। ये अपने पास में आ गए। ठीक है, तो अपन को पूछा गया है घनत्व की तुलना करनी है, तो घनत्व अपन को चाहिए, तो अब अपन अलग अलग इसको कर दें। हाँ, तो देखो इंप्लाइज दैट पी टी अपॉन रो टी और टी टी हो गया ना, ये रहा देखो टी टी तापमान टॉप पर, और ये क्या हो गया, पी बी ये तो दाब है, रो बी, और ये क्या हो गया, टी बी। अपन को क्या चाहिए, अपन को तुलना वायु के स्तंभ की चोटी व तल पर, यानी चोटी व तल पर, चोटी ऊपर आएगा तल नीचे आएगा, तो देखो भाई क्या हो गया, इंप्लाइज दैट पी टी टी बी। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, पी बी टी टी अपने पास जगह पड़ा ही है, इक्वल्स टू रो टी और रो बी। चोटी और तल है तो रो टी अपॉन रो बी अपन को काउंट करना है, तो यहां से इंप्लाइज दैट रो टी अपॉन रो बी। ठीक है, बराबर क्या हो गया, पी टी टॉप पर और पी बी बॉटम पर, और इंटू टी बी और बटे क्या हो जाएगा, टी टी। ये फॉर्मूला अपने लिए आ गया है। अब इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू अपन को दे रखी है, और इन वैल्यू से अपन इसकी तुलनात्मक स्टडी कर लेंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए क्या है, रो टी अपॉन रो बॉटम, टी का मतलब है टॉप चोटी, पीटी दाब अपन को दे रखा है, एक में दे रखा है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, 70 सेंटीमीटर, और एक में कितना दे रखा है, 76 सेंटीमीटर, तो 70/76 ये तो दाब है। ठीक है, 70 सेंटीमीटर, और टी बी एक में 7 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे में क्या है, कितना है, तो 7 को 27 को 273 में जोड़ोगे तल पर, तो तल पर तो यानी बॉटम, तो 27 + 200 यानी 300 केल्विन, और नीचे क्या हो जाएगा, टी टी का मतलब 273 + 7 कितना हो जाएगा, 280। ये 76 सेंटीमीटर, ये 76 सेंटीमीटर। एच रोज जी, देखो यहां से पीटी को अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, एच रोज जी, दाब ये है। ठीक है,
तो अब रो घनत्व समान है, जी गुरुत्वीय त्वरण भी समान है, चोटी पर भी उतना ही लगेगा। चोटी इतनी ऊंची नहीं है कि वहां पर जी के मान में अपन परिवर्तन करें। तो एच रो जी ऊपर, तो टॉप हाइट अलग है, और एच बी रो जी से रो जी कट जाएगा, तो अपन डायरेक्ट एच टी अपॉन क्या रख देंगे, एच बी रख देंगे। यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां दोस्तों पी टी को मैं क्या लिखूंगा, एच टी रो जी, और पी बी को क्या लिखूंगा, एच बी रो जी। दोनों को डिवाइड करेंगे तो रो जी से रो जी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, एच टी अपॉन एच बी आ जाएगा। तो एच टी अपॉन एच बी अपन ने इसको लिख दिया है। जैसे अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.9868। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये तुलनात्मक स्टडी हो गई, रो टी अपॉन रो बी। रो टी अपॉन कितना आ जाएगा, रो बी 0.9868 अपने पास में आ जाएगा। तो ये क्या है, वायु के घनत्व की, चोटी व तल पर वायु के घनत्व की तुलना है। ठीक है, एक से कम है तो बॉटम पे ज्यादा होता है, सीधी सी बात ये है। यहां से देखो, अपन को ये भी पूछ सकता है कि कहां पर ज्यादा, तो ये एक से कम है भाई, एक से छोटा है, लेस देन 1 है, 1 भी नहीं है, तो रो टी इस लेस देन क्या है, रो बी, यानी बॉटम पे ज्यादा होता है वायु का घनत्व, पहाड़ पे कम होता है। ठीक है, मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीजन गैस के नमूने को ऑक्सीजन गैस के नमूने को ऑक्सीजन गैस के नमूने को 2 वायुमंडलीय दाब पर 2 वायुमंडलीय दाब पर 500 सीसी आयतन से 400 सीसी आयतन तक संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित किया जाता है यदि तापमान को स्थिर रखा जाए, यदि तापमान को स्थिर रखा जाए तो कितने दाब की आवश्यकता होगी, रखा जाए तो कितने दाब की आवश्यकता होगी। किसको नियत रखना है, तापमान को स्थिर रखा जाए, तो अपन जानते हैं PV इक्वल्स टू म्यू आर टी, बॉयल्स लॉ हो गया ये सॉल्यूशन। भाई आर नियतांक टी को स्थिर रख दिया तो टी नियत, तो PV बराबर क्या हो गया, नियत। 2 स्टेट के लिए तो इंप्लाइज P1 V1 बराबर क्या हो गया, P2 E2। अपन को कैलकुलेट क्या करना है, P2 कैलकुलेट करना है, तो P2 बराबर क्या हो गया, P1 और V1 बटे V2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, तो देखिए यहां से P1 की वैल्यू कितनी है, 2 वायुमंडलीय दाब, तो 2 गुणा V1 कितना है, 500 सीसी, 500 सीसी लो 500 सीसी बटे वो कितना है 400 सीसी, 400 सीसी, मतलब इतना छोटा सा आंसर, 2 दूनी 2 और 2.5 वायुमंडल। ये भी वायुमंडल का दाब ही हो गया, 2.5 वायुमंडलीय दाब। बहुत सिंपल सा आंसर है, केवल क्वेश्चन को अपन को पढ़ना ही है, बहुत बॉयल्स नियम पर आधारित ये क्वेश्चन अपना हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है, एक पात्र जिसका आयतन 8.0 गुणा 10⁻³ मीटर क्यूब है में एक
आदर्श गैस में एक आदर्श गैस 300 केल्विन ताप और 200 kPa किलो पास्कल दाब पर है। गैस का दाब 125 kPa होने तक रिसाव होने दिया जाता है। रिसाव होने दिया जाता है। 125 kPa होने तक रिसाव होने दिया जाता है। अगर गैस का ताप स्थिर रहे तो रिसाव गैस की मात्रा ज्ञात कीजिए। अगर गैस का ताप स्थिर रहे तो रिसाव गैस की मात्रा ज्ञात कीजिए। रिसाव गैस की क्या ज्ञात कीजिए? मात्रा ज्ञात कीजिए। एक पात्र जिसका आयतन 8.0 गुणा 10⁻³ मीटर क्यूब है में एक आदर्श गैस 300 केल्विन ताप पर और 200 किलो पास्कल दाब पर, गैस का दाब 125 पर है। ये तो दे दिया कि इस पर है। गैस का दाब 125 केल्विन यानी 200 से कितना 125 किलो पास्कल होने तक गैस को रिसाव कर दिया जाता है। तो अगर गैस का ताप स्थिर रहे तो गैस की मात्रा अपन को ज्ञात करनी। ठीक है, अब देखो, बस आदर्श गैस समीकरण पे बेस्ड है और बॉयल्स का नियम इसमें दे रखी है बातें। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, सरल है। अपन मान लेते हैं रिसाव के बाद शेष गैस का ताप व आयतन स्थिर रहता है। अपन ऐसा कंसीडर करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, रिसाव के बाद शेष गैस का ताप व आयतन स्थिर रहता है। पात्र में गैस के मोलू की संख्या, गैस के मोलू की संख्या आदर्श गैस समीकरण से PV इक्वल्स टू क्या होती है? म्यू RT। तो इंप्लाइज दैट म्यू इक्वल्स टू क्या हो गया? PV अपॉन RT। ये मोलों की संख्या हो गई। रिसाव से पहले भाई दो स्थिति है। रिसाव से पहले पात्र में मोलों की संख्या अपन मान लेते हैं μ1 बराबर, दाब अलग अलग है क्योंकि दाब के बारे में दे रखी है P1 V अपॉन RT, क्योंकि ताप नियत है और R नियतांक है। और μ2 रिसाव के बाद अपन मान लेते हैं रिसाव के बाद पात्र में रिसाव के बाद मोलू की संख्या μ2 बराबर कितना हो गया? P2 V बटे RT। रिसाव के बाद शेष गैस का ताप व आयतन स्थिर रहता है। अपन ऐसा मान के चल रहे हैं। एक पात्र जिसका आयतन 8 गुणा 10⁻³ मीटर क्यूब है में एक आदर्श गैस 300 केल्विन ताप और इतने पे भरी है। गैस का दाब इतना है होने तक, यानी आयतन के बारे में अगले ने कुछ नहीं कहा, ताप स्थिर है तो आयतन को भी अपन ने क्या माना है? स्थिर माना है। ठीक है, μ2 बराबर ये आ गया। ये समीकरण नंबर 1। इसका मतलब समीकरण नंबर 2 क्या पूछा है? रिसाव गैस की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो रिसाव मात्रा बराबर μ1 माइनस μ2 कि जो पहले μ1 मोल थे
बाद में रिसाव होने के बाद μ2 मोल हो गए तो दोनों का अंतर ले लेते हैं, तो ले लीजिए। तो क्या हो गया P1V बटे RT माइनस P2V बटे क्या हो गया RT। ठीक है, इंप्लाइज दैट P1 माइनस P2 इंटू V अपॉन क्या हो गया बेटा RT। ठीक है, इंप्लाइज दैट P1 कितना भाई 200 माइनस कितना है 125, 200 माइनस 125, ठीक है, गुणा 10 की पावर 3, किलो पास्कल है तो किलो को 10 की पावर 3 गुणा V, आयतन ये रहा, एट गुणा 10 की पावर -3 मीटर में ही है, RT 8.3 और तापमान अपन को कितना दे रखा है 300 केल्विन गुणा 300 केल्विन, ये इससे कट गया बराबर कितना गया 200 में से 125 जाएंगे तो 75 बच जाएंगे गुणा 8 बटे 8.3 और गुणा 300। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 0.24 मोल्स अपने पास में आ जाएंगे। इतना क्या हो जाएगा रिसाव गैस की मात्रा, इतनी गैस है वो रिसाव हो जाएगी। ये अपन को कैलकुलेट कर लेना है, भाग दे देना है। वैसे सिंपली आप देखोगे तो इतना ही आएगा ये, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन अपन को करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान क्वेश्चन है और करने जितने ज़्यादा अपन क्वेश्चन करेंगे उतनी ही अच्छी अपनी प्रैक्टिस होगी, उतने ही ज़्यादा सूत्र अपन को याद रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आदमी जिसका तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कमरे के ताप 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1500 ml गैस को श्वास द्वारा लेता है। यदि दाब तथा द्रव्यमान स्थिर रहें, यदि दाब तथा द्रव्यमान स्थिर रहें तो आदमी के फेफड़ों में उपस्थित गैस का आयतन क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से, एक आदमी जिसका तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपन बोल रहे हैं तो एक स्वस्थ आदमी की बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां से ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया कि एक स्वस्थ आदमी की बॉडी का टेम्परेचर लगभग कितना होना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये अभी तो नहीं है लेकिन कोरोना में 37 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। कमरे के ताप यानी कमरे का जो तापमान है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, पर 1500 ml गैस को श्वास द्वारा लेता है, 1500 ml उसने श्वास द्वारा गैस को ले लिया। यदि दाब तथा द्रव्यमान स्थिर है, दाब भी स्थिर है और द्रव्यमान भी स्थिर है, दाब भी स्थिर है और द्रव्यमान भी स्थिर है। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट, दाब तथा द्रव्यमान स्थिर है तो ये एक नियम हो गया, ठीक है। आदमी के फेफड़ों में उपस्थित गैस का आयतन क्या होगा, तो यहां से देखिए पहले तो तापमान डिग्री सेंटीग्रेड को अपन किस में बदलेंगे, केल्विन में बदलेंगे। T1 बराबर कितना है भाई 37 है, T1 ये रहा तापमान, कमरे का तापमान, ठीक है। एक को T1 मान लो, दूसरे को अपन मान लेंगे तो 23 + 273 बराबर कितना हो गया भाई 296 केल्विन।
और T2 बराबर कितना हो गया 37, तो 273 प्लस 37 बराबर कितना हो गया 310 केल्विन। यहां हियर दाब तथा गैस की मात्रा स्थिर है। ठीक है, अब समीकरण गैस पीवी बराबर क्या होता है म्यू आर टी, मात्रा स्थिर है और दाब स्थिर है, तो पी क्या हो गया स्थिर, एम भी स्थिर, आर नियतांक होता ही है, तो पी समानुपाती क्या हो गया टी, इंप्लाइज दैट P1 बटे P2 बराबर T1 अपॉन T2। ठीक है, दाब तो स्थिर है तो V समानुपाती T, दाब स्थिर है तो V समानुपाती क्या हो गया T हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया V1 इक्वल्स टू T1 बटे V2 बटे T2, ये आ गया। अब अपन को कैलकुलेट क्या करना है, V2 कैलकुलेट करना है, तो V2 बराबर क्या हो गया T2 अपॉन T1 और इंटू V1। ठीक है, देखो V1 कितना है 1500 ml, T2 कितना, T2 ये रहा 310 बटे 296। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1570.95 ml, इतना आयतन है फेफड़ों में यदि वो इतनी ऑक्सीजन ले रहा है तो। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ऑक्सीजन O2 के एक नमूने का दाब, ऑक्सीजन O2 के एक नमूने का दाब एक वायुमंडलीय है, एक वायुमंडलीय है, जबकि आयतन 100 ml है और इसका ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसका ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि दाब, इसी में लिख देता हूं, यदि दाब दो वायुमंडलीय और आयतन 100 ml रहता है तो गैस का ताप क्या होगा, ठीक है। तो जो भी अपन को तापमान दे रखे हैं तो गैस का क्या होगा, ताप क्या होगा, ये अपन को देखना है। तो देखो दाब एक वायुमंडलीय है जबकि आयतन 100 ml है और इसका ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो T1 बराबर देखिए, T1 बराबर 27 प्लस 273, 7 दोनों 300 केल्विन हो गया, 300 केल्विन ये अपन ने कह लिया। ठीक है भाई, नियत आयतन के लिए वायुमंडलीय, देखो आयतन क्या है, यहां भी 100 ml है, यहां भी 100 ml है, तो आयतन क्या हो गया, नियत आयतन के लिए आयतन V बराबर क्या हो गया, नियत। ठीक है, अब अपन जानते हैं फॉर्मूला PV, ये रहा PV इक्वल्स टू म्यू R2। आयतन है तो P समानुपाती क्या हो गया, T हो गया, तो P समानुपाती क्या हो गया, समानुपाती T, इंप्लाइज दैट P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2। तो गैस का ताप क्या होगा, T2 अपन को निकालना है, तो T2 बराबर क्या हो गया, T1 और P2 अपॉन P1, रेसिप्रोकल पलट देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे,
T1 बराबर कितना है 300 इंटू, यदि दाब 2 वायुमंडलीय दाब, पहले एक नमूने का दाब 1 वायुमंडलीय, ठीक है भाई, और P2 कितना है 2, तो 2/1 वायुमंडलीय वायुमंडलीय, ठीक है, कितना हो गया 3 दूनी 6, T2 कितना आ गया 600 केल्विन, क्या आ गया दोस्तों 600 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए तो T2 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो गया 600 और -273, तो 600 में से 273 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो देखिए आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हो तो आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बन रही है, फॉर्मूले ज़्यादा तरीके से याद रह रहे हैं। दूसरा केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे चेंज करते हैं वो चीज़ भी आपके समझ में आ रही है। तो अपन को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने हैं। अब देखिए ये जो अपने 9 न्यूमेरिकल अपन क्वेश्चन किए हैं अपन लोगों ने, ये सारे के सारे अपनी जो आदर्श गैस समीकरण PV = μRT और उस पे बेस्ड 5 जो नियम है, बॉयल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गैलुसेक का नियम है, अवोगाद्रो नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, उन पे बेस्ड ये नियम है, ठीक है। अब अपन ने प्रैक्टिस कर ली। अब थोड़ा सा अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आगे है गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत। गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत, और इसी सिद्धांत को अपन क्या कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG को अपन गत्यात्मक सिद्धांत बोलते हैं। सबसे पहले बात करें कि इस गत्यात्मक सिद्धांत की जो बात की वो है रूडोल्फ क्लासियस। कब बात की 1822 में की, ठीक है। और एक वैज्ञानिक और था, दूसरा क्या था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। दोनों ने इसको, ये 1822 से 1888 तक इसी बात पे करना, और ये 1831 से 75 तक, हो सकता है दोनों ने साथ में ही बात की होगी। इन्होंने बात क्या की, दोनों ने मिलकर गैस अणु की गति के पदों में गैस के नियमों को समझाने के लिए गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत अणुओं की गति तथा गैसों की प्रकृति के लिए निम्न परिकल्पनाओं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं, पर आधारित है। कुछ इस केटीजी थ्योरी को देने के लिए कुछ परिकल्पनाएं इन दोनों लोगों ने की। तो दोस्तों देखो, गैसों का जो केटीजी थ्योरी है उसको देने का जो श्रेय है वो 2 वैज्ञानिकों का है, रूडोल्फ क्लॉसियस और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। क्लॉसियस बोल दो या मैक्सवेल बोल दो। इन्होंने क्या किया, गैस अणु की गति के पदों में गैस के नियमों को समझाने के लिए गत्यात्मक इस सिद्धांत को दिया कि भाई बॉयल्स का नियम है, गति से संबंधित है, चार्ल्स गैलुसेक
इन नियमों को इन्होंने समझाने के लिए, गति के पदों में समझाने के लिए इन्होंने गत्यात्मक सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत को क्लेरिफाई करने के लिए, समझाने के लिए इन्होंने कुछ परिकल्पनाएं मानी कि भाई अपन को ऐसा मान के चलना पड़ेगा, तभी अपन गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अणुओं की गति के पदों में गैस के नियमों को समझाने के लिए गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत दिया गया। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि गत्यात्मक सिद्धांत है क्या। गैस अणुओं की गति के पदों में गैस के नियमों को समझाने के लिए गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत दिया गया। और परिकल्पनाएं क्या की थी, अब देखो, मूलभूत अभिधारणाएं, केटीजी की मूलभूत अवधारणाएं, अवधारणाएं या अभिधारणाएं, मूलभूत अभिधारणाएं, अभिधारणाएं, बेसिक पोस्टुलेट। ये क्या है, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। पहला पोस्टुलेट क्या है, बेसिक है ये। गैस के सभी अणु आकार, गैस के सभी अणुओं का आकार द्रव्यमान के संबंध एक जैसे होते हैं। एक मान लो गैस अपन ने किसी पात्र में यदि गैस मिल ली तो सारे अणुओं का द्रव्यमान एक जैसा, सारों का आकार एक समान, और विभिन्न गैसों के अणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो एक गैस के अणु, एक गैस के सभी अणु, सभी अणु आकार एवं द्रव्यमान के संबंध में एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। विभिन्न गैसों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं, विभिन्न गैसों के अणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट, गैस के अणु दृढ़, गैस के अणु समान, दृढ़, प्रत्यास्थ और चिकने गोले की तरह व्यवहार करते हैं, कई बच्चे सोचेंगे सर ये तो अपन पढ़ चुके हैं। ये अपन पढ़ नहीं चुके हैं, सारे पॉइंट अपन ने एक साथ पढ़े थे, लेकिन अपन को अलग अलग कि भाई ये किसके आधार पे है, ये किसके आधार पे, ये किसके आधार पर अपन इनको अलग अलग क्लेरिफाई करेंगे। इनका आकार अंतर अणुक दूरी, अंतर या अंतराण्विक अंतर अणुक दूरी 10⁻⁹ मीटर की तुलना में नगण्य होता है, क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, ये है बेसिक कि एक गैस के सभी अणु आकार एवं द्रव्यमान के संबंध में एक समान होते हैं, विभिन्न गैसों के अणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। गैस के अणु समान, दृढ़, प्रत्यास्थ और चिकने गोले की तरह व्यवहार करते हैं, और इनका आकार अंतर अणुक दूरी 10⁻⁹ मीटर की तुलना में क्या होती है, नगण्य होती है। ठीक है, अब देखो अलग अलग अवधारणाओं के आधार पर अपन पोस्टुलेट्स और लिखेंगे, लेकिन बेसिक पोस्टुलेट क्या है दोस्तों, ये 3 बेसिक पोस्टुलेट है जिनको अपन को लिखना है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अब अपन बात करते हैं गति के आधार पर। गति के आधार पर अवधारणा
ये दोनों जो वैज्ञानिक थे उन्होंने गति के आधार पर क्या क्या अवधारणाएं मानी। हाँ, गैस के अणु हर संभव दिशा में हर संभव वेग से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो गैस के अणु हर संभव दिशा में हर संभव दिशा में हर संभव वेग द्वारा यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वेग से गतिशील हो सकते हैं। गैस के अणु हर संभव दिशा में हर संभव वेग द्वारा यादृच्छिक गति से या यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। ठीक है। अणुओं की चाल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अणुओं की चाल शून्य से अनंत के मध्य होती है। अणुओं की चाल शून्य से अनंत के मध्य होती है, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, अत्यधिक वेग और सर्वाधिक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सर्वाधिक प्रायिक चाल से गतिशील अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। यानी इस चाल से जो मूव करने वाले अणुओं की संख्या है उनको अधिकतम अपन माने जाते हैं। ये 3 पॉइंट क्या है, गति के आधार पर अवधारणा। इस केटीजी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए 3 अवधारणा यहां मानी। फिर देखिए नेक्स्ट, इन अवधारणाओं को आपको बार बार पढ़ना है ताकि ये ऑटोमेटिक आपकी याद हो जाएंगी। ठीक है। अब है टक्कर का, भाई कि जो केटीजी को एक्सप्लेन करने के लिए जो अणुओं के बीच में टक्कर होती है उन टक्करों को अपन कैसे माने, तो संघट्य के आधार पर अवधारणा। संघट्य के आधार पर या संघट्ट के आधार पर अवधारणा। संघट्य के आधार पर क्या है, अवधारणा। ठीक है। गैस के अणु आपस में टकराते हैं, गैस के अणु आपस में टकराते हैं, पात्र की दीवारों से भी टकराएंगे एवं पात्र की दीवारों से भी टकराते हैं एवं यह टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है। एवं यह टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें इसमें रेखीय संवेग, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, सारी एनर्जी क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद कुल ऊर्जा। टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा और टक्कर के बाद कुल ऊर्जा, ये क्या है, टक्कर के आधार पर इन्होंने अवधारणा मानी थी। ठीक है। नेक्स्ट जो अवधारणा है वह है बल के आधार पर अवधारणा। बल के आधार पर अवधारणा क्या है कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, ये मान के चले हैं।
गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। दूसरा है नगण्य द्रव्यमान एवं अत्यधिक वेग, नगण्य द्रव्यमान एवं अत्यधिक वेग के कारण गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल अप्रभावी होता है, ठीक है। ये दोनों बल की अवधारणा अपन ने मानी है, उसके आधार पर ये दोनों पॉइंट अपन ने लिए हैं। ये केटीजी के अभिकृत पोस्टुलेट चल रहे हैं, एक गति का आधार है, संघट्ट का आधार है, बल का आधार है, और जो बेसिक थी, मूल अवधारणाएं थी, उनको अपन ने लिख लिया। नेक्स्ट, दाब के आधार पर अवधारणा, कि जो अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं तो उनमें दाब अपन कैसे लेंगे, तो दाब के आधार पर अवधारणा। किसके आधार पर? दाब के आधार पर। दाब के आधार पर अवधारणा। दाब के आधार पर क्या माना? गैस के अणु लगातार पात्र की दीवारों द्वारा, गैस के अणु लगातार पात्र की दीवारों द्वारा, गैस के अणु लगातार पात्र की दीवारों द्वारा संवेग में परिवर्तन के कारण टकराते हैं, संवेग में परिवर्तन के कारण टकराते हैं एवं संवेग में यह परिवर्तन पात्र की दीवारों को स्थानांतरित होता है। इसके कारण पात्र की दीवारों पर इसके कारण पात्र की दीवारों पर गैस अणु द्वारा दाब आरोपित होता है, दाब आरोपित होता है। क्या होता है? दाब आरोपित होता है। और नेक्स्ट जो अवधारणा है वो है घनत्व के आधार पर अवधारणा। घनत्व के आधार पर अवधारणा। घनत्व के आधार पर अवधारणा कि डेंसिटी के बारे में इन लोगों ने क्या कहा, तो पात्र की दीवारों के प्रत्येक बिंदु पर गैस के घनत्व का मान नियत होता है। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने पढ़ी।
ये अवधारणाएं इन लोगों ने मानी, क्या करने के लिए? केटीजी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, इसके बारे में जो गैस, आदर्श गैस थी जिसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, उनके जो गुण धर्म है वो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, एक बार वापस अपन कर सकते हैं। आदर्श गैस के गुणधर्म या अवधारणा, आदर्श गैस के गुणधर्म या क्या अपन अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? गैस के अणु हमेशा यादृच्छिक गति की अवस्था में रहते हैं। देखिए, गैस के अणु हमेशा यादृच्छिक गति की अवस्था में रहते हैं। यादृच्छिक गति की अवस्था में रहने का मतलब है कि जैसे उनको किसी पात्र में अपन भर देते हैं तो वो अपनी इच्छा से किधर भी मूव कर सकते हैं, रैंडमली ओरिएंटेशन उनका होता है। वे हर संभव वेग से, हर संभव दिशाओं में, हर संभव वेग से हर संभव दिशाओं में, हर संभव वेग से हर संभव दिशाओं में गति करते हैं। वे न्यूटन के गति के नियमों की पालना करते हैं। वे न्यूटन की गति के नियमों की पालना करते हैं। वे न्यूटन की गति के नियमों की क्या करते हैं दोस्तों? पालना करते हैं। ठीक है, माध्य संवेग, नेक्स्ट, माध्य संवेग बराबर 0। माध्य संवेग का मान क्या होता है आदर्श गैस के लिए? 0। माध्य वेग एवरेज v बराबर भी क्या? 0। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लेकिन वेग के स्क्वायर का एवरेज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? 0, S0। इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दो क्रमागत टक्करों के मध्य, दो क्रमागत टक्करों के मध्य गैस के अणु द्वारा, दो क्रमागत टक्करों के मध्य गैस के अणु द्वारा मुक्त रूप से चली गई, अणु द्वारा मुक्त रूप से चली गई औसत दूरी को, औसत या माध्य मुक्त पथ, औसत या माध्य मुक्त पथ लैम्ब्डा m कहते हैं। क्या कहते हैं? दो क्रमागत टक्करों के मध्य गैस के अणु द्वारा मुक्त रूप से चली गई औसत दूरी। और हमेशा याद रखना, दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी होती है उसका पथ जो होता है वो एक सरल रेखा होती है। ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। चली गई औसत दूरी को औसत या माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनको मैं मिटा देता हूं। गैस के अणु के लिए टक्कर, गैस के अणु के लिए टक्कर का समय कोमा दो क्रमागत टक्करों के मध्य, दो क्रमागत टक्करों के मध्य समयांतराल, दो क्रमागत टक्करों के मध्य समयांतराल की अपेक्षाकृत नगण्य होता है।
नगण्य होता है। गैस के अणु के लिए टक्कर का समय दो क्रमागत टक्करों के मध्य समय अंतराल की अपेक्षाकृत क्या होता है, नगण्य होता है। एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसी के आगे है। एनटीपी पर यह समय अनुपात, ये इंपॉर्टेंट है, 10⁸ 10⁸ होता है। गैस के अणु के लिए टक्कर का समय दो क्रमागत टक्करों के मध्य समय अंतराल की अपेक्षाकृत नगण्य होता है। एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी सामान्य ताप व दाब पर इस समय का अनुपात होता है वो 10⁸ होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब किसी आदर्श गैस को किसी पात्र में रखा जाता है, जब किसी आदर्श गैस को किसी पात्र में रखा जाता है तो पात्र के आयतन में सर्वत्र समान रूप से वितरित हो जाती है। जब किसी आदर्श गैस को किसी पात्र में रखा जाता है तो पात्र के आयतन में सर्वत्र समान रूप से वितरित हो जाती है। कौन? आदर्श गैस हो जाती है। इस प्रकार गैस का अणु घनत्व, गैस का घनत्व, अणु की गति, सभी दिशा के लिए एक समान प्राप्त होती है। एक समान प्राप्त होती है। और इसी कारण से वर्ग माध्य वेग vx स्क्वायर, vy स्क्वायर, vz स्क्वायर क्या होते हैं? एक समान होते हैं, बराबर क्या होते हैं? एक समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, गैस द्वारा किसी भी दिशा में आरोपित दाब Px बराबर Py बराबर Pz बराबर P समान होता है। ठीक है। और ये सभी अवधारणाएं तभी लागू होती हैं, ये जो जितने भी अपन ने पॉइंट्स पढ़े हैं। तो एक पॉइंट और, ये सभी अवधारणाएं तभी लागू होंगी जब अणुओं की संख्या
अणु की संख्या बहुत अधिक होगी, अणु की संख्या बहुत अधिक, अणु की संख्या बहुत अधिक होगी, अर्थात लगभग 10 की पावर 23 अणु पर सेंटीमीटर क्यूब हो। अणु की संख्या यानी पात्र में जिसमें अपन आदर्श गैस ले रहे हैं उसमें आदर्श गैस के अणु की संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों, बहुत अधिक होनी चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट्स तो जो अपने आदर्श गैस की जो पॉइंट्स पढ़े थे, अवधारणाएं पढ़ी थी, उनसे से मिलती जुलती हैं, लेकिन काफ़ी कुछ क्या है डिफरेंट है जो अपन को लर्न करने हैं, याद करने हैं। गैसों के अणुगति सिद्धांत से संबंधित सारी की सारी ये अवधारणाएं हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ओके, आज के लिए इतने, बहुत बहुत थैंक्स।